हेलो स्टूडेंट्स, O2S अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 24 जुलाई को आपका HCS का एग्ज़ाम है और इसके लिए हम कितनी देर से HCS के करंट अफेयर्स जो है वो कवर कर रहे थे, जिसके अंदर हमने पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर किया था। इसके अलावा अभी कुछ दिन हमारे बाकी बचे हैं एग्ज़ाम आने तक के, तो इस टाइम पर हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आप जानते हैं, आप जितनी मर्जी थ्योरेटिकल नॉलेज लेते रहें, लेकिन जब तक आप उस थ्योरेटिकल नॉलेज को क्वेश्चंस के फॉर्म में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तब तक आप बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम डिवाइन स्कीम इन न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो इस साल का बजट है उसके अंदर पीएम गति शक्ति स्कीम को अनाउंस किया गया था, जिसके अंदर बेसिकली गति शक्ति के अंदर हमारी कंट्री के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको डेवलप करने की बात करी गई थी। इसके अलावा इसी गति शक्ति स्कीम के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पीएम डिवाइन स्कीम को लॉन्च किया गया था। दैट मीन्स डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब इस पीएम डिवाइन स्कीम के अंदर 1500 करोड़ रुपया जो है इस स्कीम को एलोकेट किया गया है, जिसके अंदर टोटल 8 स्कीमें आती हैं। अब इन 8 स्कीम में से एक नेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट भी है, जिसके अंदर यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न की जो विमेन है उनको यहाँ पे स्किल और ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ही इसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो इस हिसाब से आपकी फर्स्ट और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए है, रिलीजियस टूरिज्म के लिए नहीं है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा दैट इज बी, ऑप्शन 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक सर्वे 2021 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसके अंदर यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है वो ही इसको अनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ये तो हो जाएगा गलत ऑप्शन। सेकेंड अगर स्टेटमेंट की मैं बात करूँ यहाँ पे कि इन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी को एस्टिमेट किया था कि ये 9.2% रियल टर्म्स में ग्रो करेगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूँ कि नवंबर 2021 तक इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व थे, तो अगर मैं नवंबर 2021 की बात करूं तो उस टाइम पे इंडिया जो है वो 4th नंबर पे था। और अभी भी दैट मीन्स जुलाई 2022 के तहत भी यहाँ पर इंडिया जो है 4th ऐसी कंट्री है जिसके पास 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है। कितने रिजर्व हैं? तो $580 बिलियन जो है इनके पास फॉरेस्ट रिजर्व है। इससे पहले जो कंट्रीज आती हैं दैट इज चाइना हो गया, देन इज जापान हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और 4th नंबर पर हमारा इंडिया आता है। तो आपने इसके बारे में ध्यान में रखना है। तो थर्ड हाईएस्ट नहीं है। तो इसके तहत जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, तो आपका इसका आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जनवरी 2022 में 18th एडिशन ऑफ कच्चाई लेमन फेस्टिवल जो बिगिन हुआ था वो कौन सी स्टेट में शुरू हुआ था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर के एक विलेज है जिसका नाम है कच्चाई विलेज। तो इस विलेज के अंदर जो ऐसे फार्मर्स हैं जो कि लेमन को ग्रो करते हैं उनको एक तरह से इनकरेज करने के लिए, ताकि वो और ज़्यादा फार्मिंग वगैरह कर सकें, तो इस वजह से वहाँ पर कच्चाई लेमन का जो फेस्टिवल है उसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। तो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है पिछले साल ही 2021 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था और ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है अलग अलग जो स्पेस एजेंसीज हैं उनका ये एक इनिशिएटिव है, जिसके अंदर कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज इंक्लूड होती हैं उसके बारे में आपने ध्यान रखना है। दैट इज अमेरिका की स्पेस एजेंसी, दैट इज नासा, देन इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। इन तीनों ने मिलकर ही जेम्स वेब टेलीस्कोप को यहाँ पर लॉन्च किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि कहां से इसको लॉन्च किया गया था, तो यहां पे साउथ अमेरिका वाले रीजन में एक कंट्री है जिसका नाम है फ्रेंच गुआना। तो यहां पर इसको लॉन्च किया गया था और बेसिकली एरियाना 5 यूरोपियन हैवी लिफ्ट जो लॉन्च व्हीकल है उसके द्वारा ही, उस रॉकेट के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था। तो आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ऐसी कौन सी स्टेट ओन्ड कंपनी है जिसको रिसेंटली महारत्ना का स्टेटस दिया गया है। जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स करवाए थे तो उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था अलग अलग कंपनीज के बारे में, महारत्ना हो गया, मिनी रत्ना हो गया, नवरत्ना कंपनीज हो गया। तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि रिसेंटली अनाउंस किया गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, जिसको कि महारत्ना स्टेटस अभी दिया गया है। इससे पहले टोटल 10 ऐसी कंपनीज थी जिनको महारत्ना का स्टेटस दिया गया था। ये 11th कंपनी बन चुकी है।
तो इसके बारे में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विंटर ओलंपिक्स के बारे में। तो रिसेंटली चाइना ने 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं उसको होस्ट किया था और उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जैसे कि जो सबसे पहला विंटर ओलंपिक्स है 1924 में फ्रांस वाले चैमोनिक्स वाले रीजन में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट की बात करूँ कि चाइना का जो विंटर ओलंपिक्स का मोटो था दैट वॉज टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने सबसे पहली बार विंटर ओलंपिक्स 2022 के अंदर पार्टिसिपेट किया है, और वो कौन कौन सी कंट्री है? तो एक तो सऊदी अरब होगी और दूसरी है हेती, जो कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जहाँ पे आपके मैक्सिको वगैरह वाले रीजन लाई करते हैं, करेबियन सी लाई करता है, तो वहाँ पर ये कंट्री लाई करती है। तो आपने ध्यान में रखना है कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं इसकी करेक्ट हैं। इस हिसाब से जो 6th आपका क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ऐसा कौन सा फर्स्ट गल्फ नेशन है जिन्होंने इजराइल के अंदर अपनी सबसे पहली एम्बेसी को खोला है? तो यहाँ पे आप जानते ही हैं कि जो पर्शियन गल्फ वाला रीजन है वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज जो है वो लाई करती हैं। इन द सेम वे वहाँ पे जो यूएई है दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, उन्होंने इजराइल वाले रीजन में जो कि मेडिटेरियन सी के यहाँ वाले रीजन में जो है वो लाई करता है, जो कि एक जेरूसलम कंट्री है, बेसिकली जूस की कंट्री है, तो वहाँ पर अपनी फर्स्ट एम्बेसी को ओपन किया है, तो इसका आंसर बनेगा यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया था अलग अलग स्पेस टूरिज्म कंपनीज के बारे में, और यहाँ पे मैंने शिरीषा बांदला जी की भी बात करी थी। उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी है रिचर्ड ब्रांसन की जिसको हम वर्जिन गैलेक्टिक कहते हैं। इस कंपनी की एक शिप है जिसको हम VSS यूनिटी कह रहे हैं, और इस शिप के द्वारा ही जो शिरीषा बांदला जी हैं वो बेसिकली स्पेस में ट्रैवल कर कर आई हैं। अगर मैं शिरीषा बांदला जी के बारे में बात करूं तो ये इंडियन ओरिजिन की हैं और अमेरिका में रहती हैं, तो इस वजह से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ट्रैवल इन स्पेस इन VSS यूनिटी ऑफ वर्जिन गैलेक्टिक। तो आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अलग अलग जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी कंपनीज है, जैसे कि जो एलन मस्क हैं उनकी स्पेस एक्स है, इसके अलावा जेफ बेजोस जो हैं उनकी ब्लू ओरिजिन स्पेस टूरिज्म की कंपनी है, इसके अलावा जो एप्पल है उन्होंने भी अपनी प्राइवेटियर स्पेस करके एक स्पेस टूरिज्म कंपनी को ओपन किया है। तो ये मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स में ऑलरेडी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो रिलीज हुआ था उसके बारे में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि ये जो इंडेक्स है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मैंने आपको रैंक्स एंड रिपोर्ट्स में इस इंडेक्स के बारे में भी करवाया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यहाँ पर लॉन्च किया है। सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें टॉप किया है राजस्थान ने, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि सबसे ऊपर कर्नाटका रीजन लाई कर रहा है, सेकंड पे यहाँ पे राजस्थान है और थर्ड पे हरियाणा है। तो हरियाणा ने भी थर्ड रैंक हासिल किया है इस इंडेक्स के अंदर, तो आपने इसको ध्यान में रखना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है HCS के एग्जाम में। तो इसका अगर मैं आंसर देखूं तो ये होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही गलत हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ई-रूपी जो NPCI ने लॉन्च किया था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जैसे कि ये एक डिजिटल वाउचर है जो कि CDAC ने डेवलप किया है, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। वाउचर तो है ये, लेकिन ये NPCI ने लॉन्च किया है, जिन्होंने हमारा UPI को भी लॉन्च किया है। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो इसमें पेमेंट्स जो होती हैं QR कोड और SMS के द्वारा ही होती हैं। अगर मैं आपको ई-रूपी के बारे में बताऊं तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है पेमेंट का जिसके अंदर जो भी पर्सन ने पेमेंट करनी होती है पहले वो प्रीपेड एक वाउचर को खरीदते हैं, ठीक है। एक वाउचर खरीदने के बाद ही फिर जब भी जहाँ पर भी उन्होंने पेमेंट करनी होती है तो उसके रिगार्डिंग वो अपना वाउचर का नंबर प्रोवाइड करते हैं और उनको एक QR कोड और एक SMS आता है जिसको कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको स्कैन करते हैं और अल्टीमेटली वहाँ से पेमेंट हो जाती है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2021 जो है वो कौन रिलीज करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं यूनेस्को की बात करूँ तो दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स ये ज़्यादातर एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल चीज़ों के ऊपर ध्यान देती हैं और अलग अलग लिस्ट निकालती हैं, जैसे कि मैंने आपको इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट के बारे में भी बताया था। तो ये तो चिल्ड्रन के ऊपर नहीं ध्यान देती हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है बच्चों के लिए, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो दैट मीन्स यही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट को निकालती है। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
है अलग अलग डिजीजेस से रिलेटेड काम करती हैं। किसी डिजीज़ को एपिडेमिक हो गया, एंडेमिक हो गया या पेंडेमिक को एक तरह से अनाउंस करना हो तो, जैसे कि आप कोविड-19 के टाइम पे देख सकते हैं, यहाँ पे WHO का बहुत ज़्यादा रोल देखने को सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोबल टाइगर डे। तो यहाँ पे ग्लोबल टाइगर डे के हिसाब से आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं। जैसा कि आप जानते हैं आपके HCS एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें डे के बारे में पूछा जाता है और उनकी थीम के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो डे है दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th ऑफ जुलाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि जून दिया है वहाँ पर। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ कि उनकी जो थीम थी दैट इज सेव टाइगर सेव इकोलॉजी नहीं थी, तो हमारी जो 2021 वाली थीम थी दैट इज देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगी। इस हिसाब से जो आंसर होगा दैट इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इंडिया की जो फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर है रिसेंटली केरला वाले रीजन में यहाँ पर खोला गया था, ताकि हम ड्रोन से रिलेटेड आप जानते ही हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरह से नई टेक्नोलॉजी है जो कि अभी मार्केट में देखने को मिल रही है, और इसके रिगार्डिंग जो रिसर्च सेंटर है वो केरला वाले रीजन में खोला गया है। इसके अलावा मैंने आपको दृश्य प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया था, जिसके अंदर मैंने बोला था कि जो ड्रोन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा वो हरियाणा के अंदर खोला गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि आपको गिफ्ट सिटी से रिलेटेड यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी कि क्या जो गिफ्ट सिटी है वो साबरमती रिवर महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि गिफ्ट सिटी का मतलब है, गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म ही ये है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी। तो दैट मीन्स ये गुजरात के अंदर लोकेटेड है, महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को भी एलिमिनेट करूं तो यहाँ पे आपका पहला ही जो आंसर है वो 2 और 3 हो जाता है। लेकिन फिर भी चलो हम दूसरी स्टेटमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर है वो रिसेंटली यहाँ पर बना है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है उसका स्टेटस भी इस गिफ्ट सिटी को मिला है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज बी 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू इनर लाइन परमिट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर 4 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर जाने के लिए एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट को लेना ज़रूरी होता है। उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट को ही हम इनर लाइन परमिट के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस इनर लाइन परमिट को भी एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ही रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है 1873 वाला, उसी के अंदर इस इनर लाइन परमिट को एक तरह से दिया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है कि ये सारी की सारी स्टेट्स में दिया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न वाली, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपका आंसर बनेगा 1, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न की सभी स्टेट्स में नहीं दिया जाता है। एक तो है आपका अरुणाचल प्रदेश, देन इज नागालैंड, फिर है आपका मणिपुर और उसके बाद है मिजोरम। तो सिर्फ इन 4 स्टेट्स के लिए ही इनर लाइन परमिट को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं जो कि रिलेटेड है, ये भी मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिजीजेज वाला पोर्शन है उसके अंदर कवर करवाया हुआ है कि RTS जो है बेसिकली जो फर्स्ट वैक्सीन बनी है मलेरिया के अगेंस्ट, तो वो मॉस्क्यूरिक्स नाम से भी बेची जा रही है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर बनेगा दैट इज वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया। मलेरिया के रिगार्डिंग भी मैंने आपको बता दिया था, जो कि एक प्रोटोजोन डिजीज है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की वजह से होती है। इसके अलावा इसका वेक्टर भी होता है जिसको हम एनोफिलीज मस्किटो कह देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। तो ये जो मेमोयर है अभी रिसेंटली किसने लिखा था, तो जो इंदिरा नूई जी हैं जो कि पेप्सिको कंपनी की फॉर्मर CEO रह चुकी हैं, उन्होंने यहाँ पर ये मेमोयर लिखा है जिसके अंदर इन्होंने बेसिकली बात करी है कि कैसे मैं अपनी फैमिली को अपने काम के साथ संभालती हूँ और अपने आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसके बारे में भी सोचती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन और जो रशिया है उनका क्राइसिस चल रहा है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो जब मैंने आपको प्लेसेस इन न्यूज़ करवाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो यूक्रेन है उसके आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यूक्रेन के वेस्ट वाली तरफ आपको 3 कंट्रीज़ देखने को मिलेगी। एक तो है पोलैंड, फिर स्लोवाकिया एंड देन इज हंगरी। इसके अलावा साउथ वाले रीजन में आपको मोल्दोवा, रोमानिया देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको ब्लैक सी भी देखने को मिलेगा, सी ऑफ एजोव देखने को मिलेगा। इसके
इसके अलावा जो ईस्टर्न वाली तरफ है वहाँ पे आपको रशिया देखने को मिलेगा और नॉर्थ वाली तरफ आपको बेलारस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका लातविया है उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो इस हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा दैट इज ए 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे रोमानिया भी है और आपका पोलैंड भी है, बेलारस भी है और आपका रशिया भी है। तो आपने इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। बाकी आपको मैंने ब्लैक सी के बारे में भी बताया था कि ब्लैक सी जो है उसके आपके ईस्टर्न वाली तरफ आपको सी ऑफ एजोव देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसको हम कर्च स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, और वहाँ पे जो अलग अलग स्ट्रेट्स वगैरह हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दुरंत कप 2021 के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो बेसिकली पहले था कि इसका जो वेन्यू होगा दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेकिन बाद में इसका जो 130th एडिशन है जो कि 2021 में हुआ था उसको वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अलावा जो 2022 वाला दुरंत कप है दैट इज़ 131st एडिशन जो है वो भी यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाले रीजन में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अगर मैं 2021 के दुरंत कप के बारे में बात करूँ, फुटबॉल के लिए होता है जो, तो यहाँ पर किन्होंने जीत हासिल किए हैं तो आपने उसके बारे में याद रखना है, दैट इज़ फुटबॉल क्लब गोवा वाला जो है, तो इन्होंने इस कप को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अ सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट। बेसिकली जो सैयद मोदी हैं वो एक तरह से बैडमिंटन के बहुत ही दिग्गज प्लेयर रह चुके हैं, तो उनके रिगार्डिंग ही इस टूर्नामेंट को शुरू किया गया था, जो कि सबसे पहले लखनऊ वाले रीजन में शुरू किया था, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट करके हैदराबाद वाले रीजन में कर दिया। और यहाँ पे जो फीमेल कैटेगरी के अंदर ये जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो पीवी सिंधु जी ने जीता है, और मेंस कैटेगरी में ये किसी को भी नहीं हासिल हुआ है, तो इसके बारे में आपने ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेज से रिलेटेड। तो जब मैंने आपको डिफेंस की न्यूज़ करवाई थी उसमें मैंने आपको बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज के बारे में बताया था। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो मित्र शक्ति है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ऑर्गेनाइज करी जाती है। इसके अलावा हमने इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में भी बात करी थी, दैट इज समुद्र शक्ति। तो यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो 24 अक्टूबर एवरी ईयर आप कौन सा डे मनाते हैं? तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमारा जो वर्ल्ड पोलियो डे होता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जो आपका वर्ल्ड सिटीज डे हो गया और नेशनल यूनिटी डे हो गया वो एक ही दिन मनाया जाता है, दैट इज 31 अक्टूबर। और आप जानते ही हैं कि 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी है बेसिकली ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया से रिलेटेड है। तो रिसेंटली 2021 के अंदर एक नया जो सुपर कंप्यूटर है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर कर्नाटका के अंदर अभी एक तरह से इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं इस कंप्यूटर के बारे में बात करूँ जिसको हम परम प्रवेगा के नाम से भी जानते हैं, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि जो फास्टेस्ट है दैट इज परम सिद्धि AI। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी और सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो हमारी 76th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड पार्लियामेंट है जिसको हम जनरल असेंबली भी कहते हैं, तो रिसेंटली इसका 76th सेशन कंडक्ट करवाया गया था। और ये जो सेशन है वो USA के अंदर जो न्यूयॉर्क है उसका जहाँ पर हेडक्वार्टर है बेसिकली वहीं पर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो इस हिसाब से आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सेकंड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हम नोबेल प्राइजेस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर नोबेल प्राइजेस को दिया जाता है, तो 2021 के यहाँ पर नोबेल प्राइज विनर के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ अब्दुल रज़ाक गुरनाह के बारे में जिनको अभी लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था, इसके अलावा जो मैरिया रेसा जी हैं उनको पीस में दिया गया था, और जो जियोर्जियो पारिसी है इनको बेसिकली फिजिक्स में दिया गया है। इसके अलावा 2 और लोगों को फिजिक्स में दिया गया है। मेडिसिन की बात करूं तो जूलियस और जो आर्डम जी हैं इन दोनों लोगों को मेडिसिन के अंदर जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर रहेगा दैट इज़ डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं हार्बिंगर 2021 के बारे में। ये भी मैंने आपको इकोनॉमी की न्यूज़ के अंदर करवाया है ऑलरेडी कि हार्बिंगर हैकेथॉन जो है वो RBI ने लॉन्च किया था, ताकि यहाँ पर जो नए नए स्टार्टअप्स हैं बेसिकली वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकें और डिजिटल पेमेंट के अलग अलग इनोवेटिव मेथड्स को प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसीलिए ही डेवलप किया गया ताकि डिजिटल पेमेंट्स की जो अलग अलग इनोवेशंस वगैरह हैं उसको बता सकें, या फिर डिजिटल पेमेंट में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड
कर सकें। सेकंड है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लॉन्च किया है, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि ये आरबीआई ने लॉन्च किया है, तो आपका इसका आंसर बनेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 11 दिसंबर को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो हम 11 जुलाई को मनाते हैं। आपने इसके बारे में रिसेंटली अभी हमने मनाया था, तो इसके बारे में आपने ध्यान में रखना है। और जो 2021 की थीम थी दैट इज इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, तो ये थीम जो है बिल्कुल सही है, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 वाला। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर यहाँ पर 2 लोग गए थे, जिनमें से एक टेंजिंग नोर्गे भी थे जो कि हमारे इंडिया वाले रीजन से बिलोंग करते हैं। एडमंड हेलरी भी थे इनके साथ, तो यहाँ पर उनके नाम पर ही हमने एक अवार्ड को रख दिया है जो कि माउंटेनियरिंग के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। तो रिसेंटली जो 2020 वाला ये अवार्ड है प्रियंका मोहिते जी को मिला है, तो इनके बारे में आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो 13th आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, तो ये कौन होस्ट करने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि श्रीलंका जो है ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर चल रहा है, तो वो कैसे होस्ट कर सकता है। तो ये जो 13th आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है दैट विल बी होस्टेड बाय इंडिया, ठीक है, तो इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। अगर मैं फीफा अंडर 17 जो कि एक तरह से फुटबॉल के लिए होता है, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 के बारे में बात करूं तो इसको 2 कंट्रीज यहाँ पर मिलकर ऑर्गेनाइज करने वाली हैं, होस्ट करने वाली हैं। वन इज ऑस्ट्रेलिया एंड द अदर वन इज न्यूजीलैंड, तो आपने इन दोनों के बारे में ध्यान में रखना है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी, इसलिए आपका जो आंसर बनेगा दैट इज नन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज निपुण भारत स्कीम। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब मैंने आपको गवर्नमेंट स्कीम्स करवाया था तो उस टाइम पे भी मैंने आपको करवाया था कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें वो स्कीम बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है कि जो भी बच्चे क्लास 3 तक आ रहे हैं, ग्रेड 3 तक आते आते उससे पहले उनके ऊपर निपुण भारत मिशन के अंडर काम किया जा सके, ताकि वो लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज कर सके। एक तो अल्फ़ाबेट्स को और दूसरे नंबर्स को। दैट मीन्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बनाने के लिए हर एक बच्चे में, ताकि जब भी वो क्लास 3 तक आए 26 और 27 तक, तब उनके अंदर ये जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो चुकी हों। तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। इस हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा दैट इज करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच कंट्री रिसीव्ड मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम WHO। तो रिसेंटली जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 2 कंट्रीज को मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेट दिया है, क्योंकि उन दोनों कंट्रीज के अंदर जो मलेरिया का कोई भी केसेस देखने को नहीं मिले हैं। एक तो है चाइना और दूसरा है एल सैल्वाडोर, जो कि अगेन एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, अगेन मैक्सिको वाला रीजन जो है वहां पर ही लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू संभव प्रोग्राम। तो ये भी मैंने आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर कवर करवाया था कि संभव प्रोग्राम जो है वो MSME मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ताकि मीडियम स्मॉल और माइक्रो जो इंटरप्राइजेस हैं उनको एक तरह से इंकरेज किया जा सके और नए नए स्टार्टअप्स जो हैं उनको प्रमोट किया जा सके। तो इसलिए आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज टोटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है सेज विद 2 हॉर्न्स। तो यहाँ पे जो बुक है जिसके अंदर एक ऋषि को दिखाया गया है, उनके 2 हॉर्न्स दिखाए गए हैं। तो बेसिकली ये हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर बुक रिलेटेड, जो कि किसने लिखी है, सुधा मूर्ति जी ने, अगेन जो कि इन्फोसिस की चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं पार्कर सोलर प्रोब के बारे में, जिसको कि 2018 के अंदर यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इसीलिए आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 2021 में लॉन्च किया गया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगेन अगर मैं पार्कर सोलर प्रोब के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोब है जो कि हमने सन की आउटर लेयर को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया था। तो यहाँ पे एक तरह से सन को ही स्टडी करने के लिए लॉन्च किया था, पर यहाँ पे 2018 के अंदर लॉन्च किया था और नासा ने इसको लॉन्च किया था। तो यहाँ पे आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज टोटली करेक्ट और आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इस हिसाब से आपका आंसर बनेगा 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यूनेस्को ने रिसेंटली अपनी इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट के अंदर अलग अलग साइट्स को ऐड किया है। जैसे कि मैंने आपको इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स में भी बताया था कि हमारे जो कोलकाता वाला रीजन के अंदर जो दुर्गा पूजा है उसको इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। और तब भी मैंने आपको बताया था कि इंटेंजिबल का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। इन द सेम वे जो दुर्गा पूजा है उसको भी हम टच नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। तो कोलकाता की जो
दुर्गा पूजा है वो इस लिस्ट के अंदर ऐड हो चुकी हैं और अभी हमारी कंट्री के अंदर टोटल 13 ऐसी जो साइट्स हैं वो इस इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट के अंदर आ चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हेती कंट्री है, जो कि अगेन एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, उनका एक सूप है जिसका नाम है जौमुआ सूप। तो इस सूप को भी इस इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज 2 ओनली। लेकिन देखो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा दैट इज 1 ओनली। तो आपने इस चीज के बारे में भी ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट के बारे में पूछा है या फिर करेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट समुद्रयान प्रोजेक्ट। तो जब मैंने आपको अगेन इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स करवाए थे तो उस टाइम पे मैंने आपको मत्स्य 6000 के बारे में भी बताया था, जो कि एक तरह से शिप थी जिसके अंदर जो मैन है वो बैठ कर जाएंगे, अंडर सी जाएंगे और वहां पर मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन वगैरह करेंगे। तो यही हमारा समुद्रयान प्रोजेक्ट था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च किया था। तो ये एक तरह से फर्स्ट मैन मिशन है, ओशन मिशन है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च नहीं किया है, अर्थ साइंसेज वाली मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू रिटेल डायरेक्ट स्कीम, जो कि आरबीआई ने लॉन्च करी थी ताकि हम गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं उनके अंदर जो एक तरह से लोकल लोग हैं वहां पर इन्वेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे आरबीआई ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट। इस समिट के बारे में भी मैंने आपको समिट्स एंड रिपोर्ट्स में समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कवर करवाया था, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको लॉन्च करता है, ऑर्गेनाइज करता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में तो हमने इतनी बार पढ़ लिया है कि इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके अलावा जो कि अगेन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि रिसेंटली यूएसए बिकम 101st मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने 2015 के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को अनाउंस किया था, ताकि जितनी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन में जो कंट्रीज लाई करती हैं, जिन कंट्रीज में ज़्यादा एक तरह से ज़्यादा धूप निकलती है, तो उन कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स को लगाया जाए और वहाँ से रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी को बनाया जाए। तो यहाँ पे इस अलायंस को बहुत सारी कंट्रीज ने ज्वाइन किया है और अभी टोटल 107 ऐसी कंट्रीज हो चुकी हैं जिन्होंने इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एक तरह से ज्वाइन कर लिया है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है बेसिकली गुरुग्राम वाले रीजन के अंदर लोकेटेड है, इसके बारे में भी आपने ध्यान रखना है। और यूएसए ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है जो कि 101st मेंबर बना है। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ कि जनवरी 2022 में जो चाइना है उन्होंने अपना वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी जो प्लांट है उसको लॉन्च किया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो कि कहाँ पर लॉन्च किया गया है, हुआनेंग पावर इंटरनेशनल डेजाउ चाइना के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूँ कि हमारा जो नेशनल यूथ डे है तो वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो जैसा कि आप जानते हैं 12 जनवरी को हम स्वामी विवेकानंद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसी दिन नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान में रखना है और आप देख ही सकते हैं तो किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।